हेलो दोस्तों, रोजना की तरह हम हमारा नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। और अब तक हमारे 5 प्रैक्टिस सेट मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको आने वाला आपका एसएससी या रेलवे का जो भी एग्जाम, अदर एग्जाम जो भी हैं। और ये 50 के 50 प्रैक्टिस सेट जो कर लेगा, इसमें फर्स्ट मैथ और एडवांस मैथ दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग वैरायटी के, छोटे से लेके जीरो से लेके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट करना। और आप खुद देखना 2 महीने में आप में इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा मैथ में कि आप खुद कहोगे कि हाँ, अब हम पेपर में मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैथ एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर मैथ में आपके क्वेश्चन पूरे सही नहीं हो रहे तो आप सरकारी नौकरी तो छोड़ो, आप कट ऑफ पार ही नहीं कर पाओगे। तो सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना। तो देखो, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो, पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन। आप खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को, पता चल जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता आपको। देखो यहाँ पे, इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। किसी त्रिभुज का सर्कम सेंटर कितना है भाई? आपका ओ है, मतलब परिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम? परिकेंद्र, हिंदी मीडियम वाले में। ठीक है ना। तो हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ एंगल ओबीसी एंड बीएसी। ठीक है ना। ये तो देखो यहाँ पे, मैं पहले तो एक सर्किल बनाता हूँ। ये आपका सर्किल है, ठीक है ना। ये सर्किल है। अब ये क्या कर रहा है, इस सर्किल में जैसे ये माना कि आपका ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल है। और इसमें जो ये पॉइंट है ना ओ, ये क्या भाई? आपका परिकेंद्र है, मतलब सर्कम सेंटर है। तो ये सवाल कह रहा है कि ओ बी सी, ये ओ ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल, और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का क्या करना है आपको? सम निकालना है, मतलब कितना होगा। तो मुझे ये बताइए कि जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो क्या भाई? आपका सर्कम सेंटर परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र पर जो एंगल बनता है ना, वो शीर्ष से बनने वाले एंगल का कितना होता है? दुगुना होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर माना कि ये एंगल कितना थीटा है, ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 2 थीटा होगा। परिकेंद्र आपको सबको पता है दुगना एंगल बनाता है शीर्ष से। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि जैसे ये OB और ये OC, ये OB और OC, ये क्या है? इस सर्किल की क्या है भाई? ये रेडियस है। और जब रेडियस है तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलता है ज्योमेट्री में, अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान से देख लेना बच्चों। देखो यहाँ पे, अगर मैं माना कि इस पॉइंट O से ये OA और ये OB दो लाइन खींचता हूं, माना कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना भाई? आपका 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या बिल्कुल इक्वल है। तो ये मान के चलना है कि अगर दोनों लेंथ इक्वल है ना, तो इनके द्वारा बनने वाला एंगल भी इक्वल ही होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा भाई? आपका 30 होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर OB और OC दोनों की रेडियस, दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल है। तो ये अगर अल्फा कोण बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा भाई? आपका अल्फा ही बनेगा ना। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल OBC में। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल OBC में ये अल्फा, ये अल्फा, और ये कितना पाया आपका? 2 थीटा। कितना होता है भाई? आपका 180 डिग्री होता है। तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया भाई? आपका 180 डिग्री हो गया। तो दो बाहर ले लो, कितनी बढ़ जाएगा? 90 पर कट जाएगा। अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया भाई? आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है भाई? आपका यहाँ पे थीटा देखो, थीटा क्या है भाई? आपका BAC है, जो हमको फाइंड आउट करना है, ये जो हमने माना है। ठीक है ना। और अल्फा क्या है? OBC है। और दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 90 डिग्री। यही सवाल था बस आपका, 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी विल द राइट आंसर। तो बताइए क्वेश्चन कैसा था? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम आने लायक क्वेश्चन था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे 40 मीटर लंबे, थिंग चेंज करते हैं 1 मिनट। देखो, सम मैन टुक ए डिप इन ए वाटर टैंक 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। मतलब एक 40 मीटर और लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक जलकुंड है। इसमें कुछ लोग डुबकी लगाते हैं। इफ द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इज 25 सेंटीमीटर, वाटर का लेवल है जो 25 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन, एक प्रत्येक आदमी के द्वारा जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है पानी का, वो कितना? 4 मीटर क्यूब है। ठीक है ना। तो आदमियों की संख्या ज्ञात करनी, कितना आदमी ने इसमें डुबकी लगाई है।
तो देखो पहले तो इस सवाल में आप ही देखो कि देखो यहाँ पे 40 मीटर में दे रखा है, यहाँ भी मीटर में दे रखा है, यहाँ भी मीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है 25 सेंटीमीटर। पहले इस 25 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूँ। तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है भाई आपका 1 मीटर होता है। तो मुझे बता दीजिए 25 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा भाई आपका 25/100 मीटर, मतलब कितना आ जाएगा भाई आपका 1/4 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझना, कई लोगों से क्या इस सवाल की इक्वेशन ही नहीं बनती। इक्वेशन कैसे नहीं बनेगी भाई, देखो अब बनेगी। ये माना कि आपका जलकुंड है, ठीक है ना, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक पानी भरा हुआ 20 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, यहाँ तक पानी भरा हुआ। इसमें माना कि कुछ लोगों ने क्या कर दी, इसमें डुबकी लगा दी। अब कुछ लोगों ने डुबकी लगा दी तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा भाई, साइंस हमने पढ़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है ना। तो माना कि पानी का लेवल कितना हो गया, यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है ना। पानी का लेवल कितना बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया। तो देखो पानी का लेवल कितना बढ़ गया भाई 1/4 लेवल, ये पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि देखिए 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा जलकुंड है और उसमें पानी का लेवल कितना बढ़ गया भाई आपका 1/4 बढ़ गया, ठीक है ना। अब यही किसके बराबर है, एक आदमी कितना लेवल पानी का उठाता है 4 मीटर पानी का लेवल उठाता है। तो अगर माने कि मैं मान के बात करता हूँ कि माने कि एक्स आदमी, तो कितना लेवल ऊपर उठ जाएगा 4x लेवल ऊपर उठ जाएगा, जो कि इसके बराबर है, ठीक है ना। अब काट लो पीट लो, देखो 4 से कट गया और ये कट जाएगा, तो 10 × 5 कितना आ जाएगा 50 बराबर किसका आ जाएगा एक्स के। तो टोटल आदमी कितने भाई आपके 50। ये ऑप्शन पता मुझे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। इस वाला क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप तो एक बात ध्यान रखो कि जो ये 4+1 है ना, इसको किससे गुणा करो 4 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर नीचे गुणा करो। क्यों करते हैं हम, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b और a - b बराबर कितना होता है भाई आपका a² - का b² होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर इसको ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो देखो 4+1 को अगर मैं ऊपर नीचे 4 - 1 और 4 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो देखो ये a+b और ये a - b क्या बन जाएगा भाई, ये a² - का b² अपॉन 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। क्योंकि अगर ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो पूरी इक्वेशन अब किस में चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ पे 4⁸ और ये किस में बन जाएगा, ये 4² - का 1²। 1 लिखो क्या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे कितना अपना 4² + का 1 और 4⁴ + का 1 अपॉन कितना यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे a² - का b² और a² + का b², तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई 4⁸ ब्रैकेट बंद और 4⁴ प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन 3। अब देखो ये भी a² - b² a² + b² वाला फॉर्म है ये भी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी तो ये बताऊँ मैं आपको पूरा पूरा मुझे नहीं है, यहाँ तक तो मुझे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो इसको करेंगे तो 3 × 4⁸ माइनस का 4⁸ और ये प्लस का 1। तो देखो यहाँ पे 4⁸ 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो कट पिट के कितने बार बचेगा, कहते हैं इसको तो ये कितने बार बचेगा भाई 2 बार बचेगा, प्लस का 1/3। अब देखो यहाँ पे 4 जो 8 है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऊपर 8 है तो कितना बच जाएगा ये 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 में आंसर दे रखा है, आधार क्या ले रखा है सब में 2 ले रखा है, तो मुझे इसको 2 में चेंज करना पड़ेगा। और ऊपर से यहाँ पे अपना 1 2 अलग से है, 1 2 अलग से है, ठीक है ना। तो अगर आधार सेम है तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो किस में चेंज हो जाएगा पूरा पूरा 2⁻17 में। तो इसको चेंज कर लो 2⁻17 प्लस का 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से, तो पहले तो इसके इंक चेंज कर लेते हैं, आप सवाल करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे फ्रॉम द पहले 60 मीटर और 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर। मतलब ए और बी दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, ये ए और बी, ये बी है और ये ए है, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब क्या करें
कि ए तो जा रहा है इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और बी जा रहा है इस तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब इनकी स्पीड आपस में जुड़ेगी घटेगी, ऐड होगा, ठीक है ना। कितने घंटे में तय कर रहे हैं भाई, ये 6 घंटे में तय कर रहे हैं। कितने घंटे में तय कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो देखो स्पीड ए की ए है, बी की बी है, दोनों की जुड़ेगी चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 60 किलोमीटर दूरी है, 6 घंटे में तय कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर ये क्या आ जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, ए अपने चाल की मतलब 2/3 चाल कर दी ए की, और बी अपनी चाल की दुगनी चाल से, बी अपनी दुगनी चाल से चाह रहा है ये। तो अब कितने 60 मीटर दूरी को कितने समय में तय कर रहे हैं, 5 घंटे में। तो कितना आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ए की स्पीड निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ, ये भी 2 से गुणा 20 हो जाएगा। तो अब काट लो पीट लो इसको। तो देखो 2b से 2b कट गया, 2a में से 2/3 एक जाएगा, तो कितना बचेगा भाई आपका, 4a/3 बचेगा। ये कैलकुलेशन मुझे नहीं आनी चाहिए आपको। 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखो 4 दूनी 8, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी भाई, अपनी ए की स्पीड आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, चाइना के देखो, देर आर एन अरेंजमेंट ऑफ फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर एंड सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब कहीं पर एक निश्चित व्यवस्था थी, कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिन का खाना था, ये थी। आफ्टर 20 days 1/4 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। 20 दिनों के बाद 1/4 सैनिक कैंप को छोड़कर चले जाते हैं। नाउ द रिमेनिंग अरेंजमेंट, अब जो बचा हुआ जो खाना है ना, विल लास्ट लॉन्ग फॉर सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन द स्टार्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ सर्टेन डेज। मतलब अब जो लास्ट में जो खाना बचा है ना, कितने सैनिकों के लिए, 1/4 चले गए, 3/4 सैनिक बचे हुए हैं, उनके लिए जो अब खाना जो बचा है ना, वो उतने ही दिनों के लिए बचा है जितने दिनों के लिए पहले था, ठीक है ना। तो दिनों की संख्या निकालनी है। तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ, माना इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं ना। देखो यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं। माना सैनिक कितने भाई आपके, स्टार्टिंग में सैनिक थे भाई आपके, माना कि एक्स थे, सैनिक थे आपके एक्स, ठीक है ना। दिन कितने भाई आपके, स्टार्टिंग माना कि डी। तो मुझे बताइए कुल खाना कितना हो जाएगा भाई आपका, एक्स सैनिक थे तो डी दिन के लिए, तो कुल खाना कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब क्या करें, 20 दिनों तक, 20 दिनों तक तो भाई मुझे बताइए सैनिक कितने थे भाई आपके, एक्स ही सैनिक थे, ठीक है ना। 20 दिनों तक एक्स सैनिक थे, तो 20 दिनों में कितना खाना खा लिया इन्होंने, 20x खाना खा लिया। तो अब बच्चा कितना खाना भाई आपका, dx माइनस का 20x, ये आपका खाना बचा हुआ है, बचा हुआ खाना, ठीक है ना। ये क्या आपका बचा हुआ खाना है। अब ये जो बचा हुआ खाना किसके बराबर है, तो भाई मुझे बताइए एक्स सैनिकों में से 1/4 चले गए, तो बच्चे कितने सैनिक, 3/4 एक्स सैनिक बच्चे, कितने दिनों के लिए बच्चे, स्टार्ट में जितने डी थे, जितने दिन थे उतने ही दिन अब है, तो डी आ गया, ठीक है ना। अब काट लो पीट लो इसको भाई। तो देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, डी इधर है और 3/4 डी इधर है, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, डी माइनस का 3/4 डी कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, d/4 आ जाएगा, और 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 80। मतलब टोटल कितने दिन है भाई आपका, 80 दिन है। तो डी ऑप्शन था आपका, ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो किसी स्कूल में 660 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13/9 है, ठीक है ना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियां स्कूल ज्वाइन कर लेती, मतलब नई लड़कियां आ जाती हैं 30। और सम बॉयज, कुछ लड़के लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ देते हैं। एंड न्यू रेशो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 6:5। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल इज। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मात्र 10 सेकंड का, लेकिन अगर किसी का दिमाग चलता है, बेसिक आना चाहिए। देखो यहाँ पे इंक चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए। बॉय एंड गर्ल्स कितना रेशियो स्टार्टिंग में, 13/9, माने कि टोटल बच्चे कितने 22, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 660। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे गुना करूंगा, तो इनकी एक्चुअल संख्या आ जाएगी कि एक्चुअल कितने भाई, ये लड़के थे 390, लड़कियाँ कितनी है भाई आपकी 270, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद इसमें कितनी लड़कियाँ ऐड हो जाती हैं, 30 लड़कियाँ ऐड हो जाती हैं। तो अब लड़कियाँ कितनी होगी, टोटल 300 होगी, ठीक है ना। लड़कों का भी हमको आता पता कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो
अब यही रेशो जो लड़के और लड़कियों का जो रेशो है ये कितना बन जाता है भाई आपका 6/5 बन जाता है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ लड़कियों का रेशो 5 है और एक्चुअल लड़के 300 है, कितना कितना मल्टीपल चल रहा है अपना यहाँ पे 60 चल रहा है, तो यही मल्टीपल अपना सेम इसमें चलेगा, सेम इसमें चलेगा ना। कितना आ जाएगा 360। तो देखो पहले लड़के 390, तब लड़के कितने 360 है, तो कितने लड़के कम हो गए भाई आप पे 30 लड़के कम हो गए। तो मतलब एक्चुअल में 30 लड़के आपको स्कूल छोड़कर चले गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसको करते हैं बाद में थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे 50 मीटर लंबे टावर से एक सीधी सड़क 50 मीटर लंबे टावर से प्रारंभ होती है। टावर के शीर्ष से सड़क पर जा रही दो कारों का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना भाई 30 डिग्री और 60 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। तो देखो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि एक ये टावर है, ठीक है ना, ये टावर है, कोई दिक्कत नहीं। इस टावर के खुद से यहाँ से सड़क जा रही है भाई, सीधी सी बात है, टावर सड़क पे ही होगा, हवा में तो होगा नहीं। इस टावर के जो शीर्ष है ये, इस शीर्ष से एक ये कार और इस शीर्ष से एक ये दूसरी कार, ठीक है ना। तो इन दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। टावर की लेंथ कितनी दे रखी है भाई आपको 50 मीटर, हाइट सॉरी हाइट कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो अब मुझे बताइए देखो जो ये वाला एंगल है ना, ये अवनमन कोण है, ये मतलब डिप्रेशन एंगल, ये 30 डिग्री आएगा कि 60 डिग्री आएगा, कैन को तो ये नहीं पता रहता 30 आएगा कि 60 आएगा, ठीक है ना। तो बताइए मुझे यहाँ पे 30 आएगा कि 60 आएगा, ये बताओ भाई कितना आएगा यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ज़्यादा दूरी पे कितना आएगा कम एंगल आता है, तो 30 डिग्री आएगा आपके यहाँ, ये आ जाएगा 30 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा भाई अगले वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो अब मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, चलो इसका नामांकन कर देते हैं ए बी और सी, और ये डी ले लेते हैं। तो देखो ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/1 होता है, तो ये √3 हो गया, और ये कितना हो गया भाई आपका 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई आपकी 1 होगी। अब बात करता हूँ मैं ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 कितना होता है भाई आपका 1/√3 होता है, तो ये कितना हो गया भाई आपका 1 हो गया, और ये कितना हो गया पूरा पूरा √3 हो गया। अब देखो हाइट तो यहाँ पे सेम है, एक और तो यहाँ पे √3 आ रही है हाइट, एक और कितना आ रही है 1 आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस 1 को अगर मैं √3 बना देता हूँ तो ये भी √3 से गुना होगा, कितना आ जाएगा भाई आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों सेम कर दी, और यही जो सेम दोनों को सेम कर दी तो एक को तो हटा देता हूँ, और यही जो हाइट है ना इसके बराबर है 50 के बराबर है, 50 मीटर के बराबर है। तो मुझे बताइए कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 50/30 मीटर, ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सी डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है सी डी निकालना है, दोनों कारों के बीच की दूरी। तो देखो टोटल कितना भाई आपका 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना भाई आपका 1, तो ये दूरी कितनी बचेगी भाई आपकी 2। इस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, 2 को आप उस 1 यूनिट से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 2 को यहाँ पे गुना करता हूँ, कितना आ जाएगा भाई 50 दूनी 100, 100/√3। तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई आपकी 100/√3 आ जाएगी, 2 से यहाँ पे इसको 1 यूनिट को गुना करते ही। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे एक छात्रावास में देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 7, ठीक है ना, द एक्सपेंस ऑफ मैच इंक्रीज बाई 42 रुपीज़, ठीक है। 7 लड़के ऐड होते हैं 42 रुपये से अपना खर्चा बढ़ गया पर डे पर दिन का। वाइल द एवरेज एक्सपेंचर पर हेड डिमिनिशेज बाई ₹1, मतलब प्रति व्यक्ति औसत की खर्च में 1 रुपये कमी आ जाती है। तो ओरिजिनल एक्सपेंचर ऑफ द मैच, मतलब भोजन का मूल खर्चा ज्ञात कीजिए। जो पहले वाला जो खर्चा है ना वो हमको निकालना है। तो भाई एवरेज है, तो एवरेज आपको पता क्या होता है भाई, एवरेज एवरेज सबको पता है ना क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है टोटल नंबर भाई, राशियों की संख्या और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है ना एवरेज, ठीक है ना। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे 35 क्या है भाई आपके विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने भाई आपके 35 हैं, थिंग चेंज कर लेते हैं इसके ऊपर। टोटल विद्यार्थी कितने भाई आपके, माना कि यहाँ पे कितने भाई आपके 35 हैं, और स्टार्टिंग में इनका एवरेज कितना चल रहा है, इनका खर्चा x चल रहा है। तो सम ऑफ नंबर
मतलब कुल खर्चा कितना हो गया भाई इनका, 35 गुना एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा भाई आपका बात, वो पहले खर्चा 35 एक्स। अब बाद की बात करें तो बाद में देखो विद्यार्थियों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी, 35 + 7 कितने की वृद्धि होगी भाई, 42 हो गए टोटल विद्यार्थी आपके, ठीक है ना। और भोजन का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत में कितने की कमी आ रही है भाई आपकी, एक्स माइनस का 1 कितना आ जाएगा भाई आपका, x-1। ये आपका टोटल नया एवरेज हो गया। तो ठीक है ना, तो सम ऑफ नंबर मतलब कुल कुल खर्चा भोजन का कितना हो जाएगा, 42 गुना x-1, ये आ जाएगा। और इसमें जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है भाई आपका, 42 रुपये के बराबर है। तो 42 कर दीजिए, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन आपकी बन गई, तो 42x माइनस का 42 माइनस का 35x 42 बराबर 42। तो देखो यहाँ पे 42x में से 35 गया तो कितना होता है 7x, और 42 इधर जाएगा, और 42 पहले से यहाँ पे 84। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 12, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। तो स्टार्टिंग में जो खर्चा कितना था भाई आपका 35x था ना, स्टार्टिंग में जो मूल खर्च था कितना था भाई आपका 35x था। तो 35 से गुणा कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 420 रुपये। ये आपका ओरिजिनल एक्सपेंचर है, मतलब मूल खर्च। तो 420 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो देर आर 3 फील्ड आर 288, 408 और 552 मीटर स्क्वायर। मतलब 3 मैदान है जिनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 288, 408, 552 मीटर स्क्वायर। इक्वल मिनिमम साइज ब्लॉक आर मेड इन द फील्ड। इन तीनों मैदानों से मैं बराबर आकार के कम से कम कितने आयताकार खंड बना सकता हूं। चलो बना लिए मैंने, ठीक है। जो भी आयताकार खंड मैंने बनाया, कम से कम एक आयताकार खंड जो भी है, उस एक आयताकार जो भी खंड है ना, जो सारे के सारे बराबर आकार के हैं, उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करनी है हमको, 4 मीटर चौड़ाई दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में सवाल ये एचसीएफ का है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो 288, 408 और 552। पहले तो मैं ये देखता हूं कि इन तीनों मैदानों से मैं बराबर इक्वल साइज के एक्चुअल में कितने आयताकार खंड या आयताकार ब्लॉक बना सकता हूं। पहले तो मुझे ये निकालना है यहाँ पे। तो पहला आप ये निकालोगे, तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे, इनका एचसीएफ लोगे, एचसीएफ। और एचसीएफ हम छोटी क्लास में लेते आ रहे हैं, कैसे लेते हैं भाई, 288, 408 और 552, ये एचसीएफ लेते हैं। तो देखो 144, 204, 2, 7 और 6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से वापस जा रहा है, बिल्कुल कटेगा। 72 वर्ग, 102 वर्ग, और ये 138 वर्ग। 2 से वापस जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 36, 54 और ये 69। अभी 3 से जाएगा, 12, 18 और ये 23। अब इसके बाद कहीं नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा तो बस यहीं रुक जाओ, नहीं कट रहा तो यहीं रुक जाओ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो भाई इसमें से कम कितने साइज का आकार का आयताकार खंड लेना है हमको, 24। ओ आयताकार खंड कितना लेना है अपना, 24 का लेना है, ठीक है ना। तो इसमें से 24 के ले रहे तो बचेगा कितना, 12। 24 गुना 12 कितना होता है अपने, 288 होते हैं। अब इसमें से भी अगर 24 का लेता हूं मैं, तो देखो 24 एकम 24, और इसके बाद कितना आएगा, 24 सत्ते 168, तो 17 बचेगा। इसमें से 24 का लेता हूं, तो देखो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, मतलब 23 आएगा। तो देखो यहाँ पे, अब इस सवाल को समझो। अब क्या इनको तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 24 आया है ना, ये 24 आया है ना, ये 24 जो है ना, ये प्रत्येक, ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूं। किसी को ये नहीं पता कि 24 और 12 एक्चुअल में है क्या, मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। प्रत्येक आयताकार ब्लॉक या खंड का एरिया है कितना है भाई आपका, 24, ठीक है ना। अब 12 क्या है यहाँ पे, तो देखो सवाल क्या कर रहा है, बराबर आकार के कम से कम आयताकार खंड बनेंगे या ब्लॉक बनेंगे, कितने बनेंगे भाई आपके यहाँ पे, 12।
कम से कम कितने बनेंगे भाई आपके 12। अगर ये पूछता तो आंसर कितना होता 12, लेकिन सवाल क्या पूछा है कि चौड़ाई देकर लंबाई पूछा है, तो प्रत्येक जो ब्लॉक है ना, प्रत्येक जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, जो उसका एरिया कितना दे रखा है भाई 24 दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो लंबाई कितनी निकालनी, लंबाई हमको निकालनी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा आपका भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन, एक किसान के द्वारा छोटे बक्सों में 5 अथवा 6 दर्जन संतरे प्रति बक्सा पैक करने पर 3 संतरे बचते हैं, अभी ठीक है। और बड़े बक्से में 8 अथवा 9 दर्जन संतरे रखने पर 3 संतरे यहाँ भी बच रहे हैं। तो संतरों की न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है कि मिनिमम संतरे कितने हैं। तो कुछ नहीं है, ये सवाल ज़्यादा ज़्यादा 3 सेकंड का सवाल है। ऐसे सवालों में देखो 5 और 6 है ना ये, और यहाँ कितना दे रखा है 8 और 9, इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 5 6 8 और 9 का एलसीएम लेता हूँ। देखो 5 तो पूरा पूरा आएगा ही आएगा, इसको तो ले ही लो आप भाई, 5 को तो ले ही लो आप, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें से 2 आ जाएगा और इसमें से 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो मैंने 2 भी ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ से भाई मैंने 3 भी ले लिया। अब देखो 4 और 3 बचे हैं, तो 4 और 3 कितने होते हैं भाई आपके 12 होते हैं। ये टोटल एलसीएम आ गया। तो 12 या 36 36 दोनों 72 72 और पंजे कितने होते हैं आपके 360। ये होता है आपका एलसीएम, ठीक है ना। और हर बार कितने संतरे बच रहे हैं आपके 3 3 संतरे बच रहे हैं, तो 3 और जोड़ दो इसमें। तो एक्चुअल में जो मिनिमम संतरे कितने रखे जाएंगे आपके 363। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। मतलब एक समभुज का प्रत्येक अंतःकोण निम्न में से क्या नहीं हो सकता, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी समबाहुभुज है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, अंतःकोण क्या बोलते हैं भाई इसको, इंटीरियर एंगल। और बाह्य कोण, उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है भाई आपका 180 डिग्री होता है। कितना सम होता है इनका, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे यहाँ पे देखो, इसको तो ऑप्शन से करना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि अंतःकोण इनमें से क्या नहीं हो सकता, पिच 105 नहीं हो सकता, तो 105 लेता हूं मैं। तो बाह्य कोण मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 180 में से 105 घटाएंगे, कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 75 डिग्री, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर ये बाह्य कोण एक्चुअल में ये सच में, अगर बाह्य कोण है ना 75 डिग्री, अगर सच में बाह्य कोण है ना, तो 360 में इसका भाग देने पर एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर मतलब आपका 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या नेचुरल नंबर, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ भाई 105 डिग्री अंतःकोण आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी हो सकता है, चलो एक चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 105 150 लेता हूँ मैं, 150 लेता हूँ, 150 लेता हूँ। अगर मान लो सपोज करो कुछ समय के लिए मान लो मैं 150 लेता हूँ, तो 180 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा भाई 180 में से अगर 150 जाएगा, सॉरी 150 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बचेगा। क्या 30 का 360 पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना नेचुरल नंबर आ रहा है मेरा 12 पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये तो है, ठीक है ना। तो ये तो है ही है अपना। अब 108 लेते हैं, तो देखो 180 में से अगर 108 घटाता हूँ मैं, कितना आ रहा है भाई आपका 72 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। अगर 72 डिग्री आ रहा है, 360 में 72 डिग्री का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है भाई 5 बार जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर 5 आ रहा है, मतलब ये भी एंगल हो सकता है। इसी तरह से 144 होगा। लेकिन 105 में ऐसा इत्तेफाक नहीं बैठ रहा, तो आपका रेगुलर पॉलीगन का कोई भी एंगल कभी भी 105 डिग्री नहीं होगा, इंटीरियर एंगल कभी भी नहीं होगा 105, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है। पिछली बार ग्रुप डी में काफी क्वेश्चन आए थे, पिछली बार ग्रुप डी रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे रूट 17 की वैल्यू। तो देखो मुझे एक बात चाहिए, रूट 17 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो आपने एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा होगा, ठीक है ना, और एक आपने पढ़ा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है भाई, आपका जैसे √4 हो गया, पूरा कट रहा है, √16 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, √64 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये तो क्या होता है भाई अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। नॉन परफेक्ट जैसे आपका भाई पता है, आपका √2 1.41 आता है, √3 कितना आता है, 1.73 कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है ना। अगर जो पूरा पूरा नहीं बन रहा, पूरा पूरा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, जिसमें फ्रैक्शन, जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसमें डेसिमल आ रहा हो वो क्या होता है, अपना नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमको ये याद करना है, ये तो आपको आगे समझ में परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है, हम तक आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब हमको ज्ञात करना है √17 की वैल्यू। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो देखो कैसे करते हैं, तो √17 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप ऐसा कोई नंबर देखो जो √17 के आसपास है, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि √17 के पास में, देखो यहाँ पे 16 है, इसका भाई ये 4 का है, ठीक है ना, तो 16 है, ये बात आगे समझ में। तो देखो यहाँ पे, तो ये किसका भाई, आपको 4 का है, तो आप क्या करो यहाँ पे 17 में किसका भाग दो, 4 का भाग दो, तो देखते हैं कितनी बार जाता है यहाँ पे, 4 चौक 16, एक बच्चा, 2 और ये 5, इतनी बार जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या कर दो, जो 4 और 4.25 है ना, इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, कितना आएगा, 8.25 आएगा, और इसमें कर दो 2 का भाग कर दो, इसमें 2 का भाग कर दो, तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है ना, पॉइंट आ गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और आगे तो चलते ही चला जाएगा, तो 4.12 कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आप एक काम करना, आप जैसे 23 का निकाल के देखना कितना आएगा, और मोबाइल में चेक कर लेना, जो भी आंसर आएगा मोबाइल में कैलकुलेटर चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे आप √47 की वैल्यू निकाल के देखना, ठीक है ना, √10 की वैल्यू निकाल के देखना, आप एक और निकाल के देखना इसी मेथड से, और मोबाइल में चेक करके देखना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, √0.5, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो मुझे बताइए। देखो वही वाला पुराना वाला मेथड लगाएंगे, लेकिन अब पॉइंट आ रहा है तो पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो 0.5 है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 5/10 लिख सकता हूँ। तो भाई मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, यहाँ पे 5/10, लेकिन अब मुझे नीचे ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो मैं ऊपर 1 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 0 लगा देता हूँ। तो अब ये 100 है ना, बाहर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10। और अब आपको वैल्यू एक्चुअली किसकी निकालनी है, √50 की वैल्यू निकालनी है। √50 की जो वैल्यू आएगी उसमें 10 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो √50 के आसपास, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे √50 की वैल्यू निकालनी। तो देखो √50 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे अपना 49 है, 49 किसका है, अपना 7 का है, ठीक है ना, 49 किसका है, अपना 7 का है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 50 में किसका भाग दो, 7 का भाग दो, तो 7 का भाग देंगे तो देखो 7 7 49, पॉइंट आएगा, फिर 1 आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है ना, और 7 दूनी 14, मतलब इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप करो करो इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे तो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14.14 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कर दो आप 2 का भाग, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 0, ये 7, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपना नीचे 10 भी तो है ना, तो 10 से और भाग कर दो इसको, तो 1 दशमलव इधर और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.707, लेकिन पॉइंट कभी सिंगल नहीं आता, इसके साथ एक 0 और आती है हमेशा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरह से आप इसको करोगे। तो आप एक काम करना, 0.7 इसकी वैल्यू निकालना और मोबाइल में चेक करना, ठीक है ना, इसी मेथड से। 0.5 की तो अपन ने निकाल ली, 0.8 की वैल्यू निकालना, रूट में इसकी वैल्यू निकालना और इसको चेक करना, और 0.3 इसकी वैल्यू निकालना, इसको चेक करना, ठीक है ना। मोबाइल में चेक करना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे, अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन करा। देखो यहाँ पे 2 रेखाएं, ये और एक एक्स एक्सिस, इन तीनों से मिलकर जो बना जो ट्रायंगल है ना, उसका एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसका एरिया ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम, ये हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इस लाइन को पकड़ता हूँ, 5x प्लस का 7y और ये 35। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई
यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होंगे और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस लाइन पर। तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे वाई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जीरो करूंगा। तो वाई की वैल्यू अगर जीरो कर दूंगा, मैं इस पूरे को जीरो बना दूंगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरा 35/5, मतलब 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरा 7। तो ये मेरा एक्स बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। और अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे इस लाइन पर मुझे y का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x को वैल्यू क्या करूंगा, मैं जीरो करूंगा। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे भाई 35/7, कितना आ जाएंगे भाई मेरे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई यहाँ पे 5 आ गए, सॉरी ये जीरो था ही, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मेरी लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी मेरी, ये वाली लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी भाई मेरी, ये वाली लाइन बनेगी। तो मैं तो ऐसे लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली। चलो मैं इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, ये वाली लाइन बन गई, ठीक है ना। ओहो, 7 और 0 ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो सही कर देते हैं फिर जीरो को, कितना ये, ठीक है। ये वाली लाइन मेरी आ गई, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। 4x+3y बराबर 12। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ एक बार मैं इसको। तो देखो अब इस लाइन का अकॉर्डिंग इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, हमको वो निकालने हैं यहाँ पे, ताकि हम लाइन तो बनाए। तो देखो यहाँ पे 4x+3y बराबर कितना अपना 12। तो देखो अगर मुझे x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं यहाँ पे y को क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो चलो भाई ये x के कोऑर्डिनेट मैंने कितने ले लिए भाई, यहाँ पे 3 ले लिए, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट निकालने, तो x को कितना करूंगा भाई, मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा। तो y के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे 12/3, कितना आ जाएगा भाई मेरा 4 आ जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये 4 आ गया, ठीक है ना ये। और इस तरह से ये लाइन बन जाएगी भाई मेरी, ये वाली लाइन, ये मेरी लाइन बनी, ठीक है ना। तो ये मेरी लाइन बनी यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल क्या करा है, अब ध्यान से सुनो। पहले तो एक काम करो, मैं इसकी लाइन बना लेता हूँ। देखो ये वाली कौन सी लाइन है भाई आपके यहाँ पे, इंक, बार बार इंक चला जाता है इसका। देखो ये वाली लाइन तो कौन सी है भाई मेरी, 5x+7y बराबर 35। और ये वाली लाइन कौन सी है भाई मेरी यहाँ पे, 4x+3y बराबर का 12, ठीक है ना, ये आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है, देखो अब यहाँ पे जैसे ये ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया भाई मेरे यहाँ पे, ए बी और ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल बन गया मेरे यहाँ पे। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है। तो इस ट्रायंगल की हाइट देखो, तो इस ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालोगे भाई आप, यहाँ पे हाइट मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली हाइट। और ये वाली हाइट क्या भाई मेरी यहाँ पे वाई है, इस वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पे। तो देखो वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वाई की वैल्यू को हम किससे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे। जो हमको यहाँ पे दोनों लाइन दी गई है, इन दोनों लाइन से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। मतलब कोई ना कोई तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ना, तो वहां से हमको इसकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालता मैं यहाँ पे, तो 5x+7y बराबर का 35, और कितना दे रखा है 4x+3y बराबर 12। तो देखो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी, तो मुझे मतलब यहाँ पे मुझे x को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो x को जीरो करना पड़ेगा, तो 5x से इसको मैं 4 से गुना करता हूँ और इसको मैं 5 से गुना करता हूँ, कट जाएगा। तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा और ये भी 4 से गुना हो जाएगा और ये 5 से गुना हो जाएगा और ये भी किससे हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। अब करो देखो 20x से 20x कट गया, कट गया, चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनके। अब देखो यहाँ पे 4×7 28y और 5×3 15y, कितना बच्चा है भाई, भाई यहाँ पे 13y बच्चा, ठीक है ना। अब देखो
35 चौक 140 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, तो कितना आएगा भाई यहाँ पे 80 आएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 80/13 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 80/13 आ जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एबीसी का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालोगे तो देखो आप आसानी से निकाल दोगे एरिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे निकालने में। तो देखो यहाँ पे मैं एरिया निकालता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, नया पेज अपने पास है नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एरिया निकाल, ये लाइन तो बना लेते हैं ना यहाँ पे। कितना था भाई ये 3 और 0, ये था ना अपना। तो देखो यहाँ पे एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है भाई आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है, आधार गुना ऊंचाई होती है ना, बेस गुना हाइट। तो देखो 1/2 आधार कितना है भाई इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है। तो आधार कितना बच्चा भाई आपका, 7 में से 3 गए तो कितना बच्चा 4। तो आधार कितना भाई आपका 4 है। और ऊंचाई कितनी भाई इसकी 80/13, ये इसकी ऊंचाई है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 160/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका 160/13 आ जाएगा, 160/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 160/13 कहाँ आ रहा है भाई, ये आ रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस तरह से इसका आंसर एरिया आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या टिपिकल था, बड़ा क्वेश्चन था, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो ये लाइन थी और ये रेखा थी, ये रेखा थी। तो पहले इस रेखा के सापेक्ष मैंने एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फिर इसके सापेक्ष मैंने एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे मैंने इन दोनों को बना दिया, तो मेरे ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। और ट्रायंगल का जो ये एरिया होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है। तो आधार तो मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 4 आ गया भाई। यहाँ तक 7 है और यहाँ तक कितना 3 है। तो 7 में 3 गया तो कितना आ गया, आधार तो 4 आ गया। मुझे ये वाली हाइट चाहिए थी। अब ये वाली जो हाइट है ना, ये किसकी अपने वाई, मतलब ये वाली हाइट चाहिए थी, मतलब मुझे इन दोनों रेखाओं से वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स को हटा के मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी है। तो हाइट से इसको गुणा कर दिया, 160/13 मेरे एक एरिया आ गया। तो मैं इधर सारे क्वेश्चन करा दिए, बस एक क्वेश्चन बचा है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला है आपका HW। जो कोई भी इस क्लास को देख रहा है, ये इसके लिए होमवर्क है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 1, आंसर आएगा इसका 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में और ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका आंसर तो 1 आएगा। अभी आएगा कैसे, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए, क्लास आपको सही लगी। कुछ क्वेश्चन आपके टिपिकल थे जिसमें कुछ टेस्ट समय लगा। बाकी मेरा मोटिव यही है कि आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से कराए जाए। और एक बात ध्यान रखना, बेसिक अगर जिसका क्लियर नहीं है ना, वो मैथ कभी कर ही नहीं सकता। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना, ट्रिक अपना आप बन जाएगी। बेसिक अगर आपको आता है तो ट्रिक अपना आप बन जाएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ये आपके प्रैक्टिस 6 कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट कल मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7, और उसमें भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।